आज मेरी शादी सोनाली नाम की एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की से हुई थी। वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि जवान भी थी और मेरे दोस्त कहते थे कि अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरी पत्नी सुंदर थी और मुझे हमेशा से ही सुंदर पत्नी चाहिए थी। जवान भी थी। मेरी माँ ने ही इसको मेरे लिए पसंद किया था। मेरी माँ भी जब रिश्ता देख रही थी तो यही कहती थी कि लड़की सेहत के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, शरीर में जान होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। मुझे लगा कि शायद मेरी माँ यह सब इसलिए कहती है क्योंकि वह चाहती है कि जल्दी जल्दी उसको दादी बना दिया जाए और लड़की की सेहत ठीक होगी तो तभी वह बच्चा पैदा कर सकेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ का इस सब के पीछे मकसद क्या है। वह तो मुझे तब पता चला जब शादी को न जाने कितने दिन गुजर गए। पर जब मेरी पत्नी रात होते ही मेरे कमरे में आने के बजाय मेरी माँ के कमरे में चली जाती और मैं तो बाहर बैठा मुंह ही देखता रह जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, वह पूरी रात वहीं पर गुजार देती और जब सुबह बाहर आती तो कहती कि मेरी टांगों में दर्द है, तो कभी कहती कि मेरी कमर में दर्द है और लंगड़ा लंगड़ा के चलती। मैं हैरान रह जाता कि यह पूरी रात क्या करती रहती है और मेरी माँ को भी फिक्र नहीं होती कि वह इसको बाहर ही भेज दे। ये मेरी पत्नी है और मेरी माँ ने इसे अपना नौकर समझ लिया है। लेकिन फिर मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ अच्छे तरीके से रहती भी थी और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। सिर्फ यही बात नहीं थी, जब वह दोनों अंदर कमरे में होती तो मुझे अंदर नहीं आने देती थी। मैंने इतनी दफा जाने की कोशिश की तो कहती थी कि नहीं, तू यहां से चला जा, तेरा यहां पर कोई काम नहीं है। एक दिन मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया और पहले से ही उस कमरे में जाकर छुप गया ताकि देख सकूं कि मेरी पत्नी और मम्मी पूरी रात क्या करती रहती है। मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब हो, लेकिन इस कमरे में वह दोनों मिलकर जो कर रही थी वह न सिर्फ अजीब था बल्कि बहुत ही ज्यादा शर्मसार कर देता, क्योंकि वह दोनों सारी रात जमीन पर बैठकर एक दूसरे के। मेरा काम भी अच्छा था और मेरे घर में ज्यादा लोग भी नहीं थे, लेकिन प्रॉब्लम था। हमारा घर एक बहुत ही पुराना सा घर था, बिल्कुल ऐसा जैसे 1947 के जमाने का होता है। सब कहते थे कि इस घर को छोड़ दो, नहीं तो यह घर आप लोगों के ऊपर गिर जाएगा। दरअसल यह घर नहीं, छोटी सी हवेली ही थी, पर मेरी माँ कहती थी कि मैं इस घर में ही ब्याह कर आई थी और यहां से मेरी अर्थी ही निकलेगी और कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी माँ से इतना ज्यादा प्यार नहीं था कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करता रहता। मसला यह था कि आजकल किराए पर घर मिलाना भी बहुत मुश्किल था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपनी माँ का एक बहुत बड़ा नुकसान किया था। उन्होंने अपनी गांव वाली जमीन और अपना सारा सोना बेचकर मेरे हाथ पर रकम रखी थी और मुझे कहा था कि मैं एक बिजनेस कर लूं जिससे सारी जिंदगी हम बैठकर खा सकें। बिजनेस मेरा नहीं चला और ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि कर्जदार मेरे पीछे पड़ गए। अब वह लोग मेरे पीछे थे और मैं बड़ा परेशान था। फिर सोचा कि शादी कर लेता हूं तो लड़की दहेज में कुछ न कुछ लाएगी, कर्जदारों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन लड़की भी दहेज में कुछ ज्यादा लेकर नहीं आई, पर फिर भी जो पैसे उसके माँ बाप ने दिए उससे मैंने कर्जदारों के मुंह बंद कर दिए। अब मेरी माँ न सिर्फ मुझे दिन रात बातें सुनाती थी बल्कि कहती थी कि तुझ पर मैं जिंदगी में कभी भरोसा नहीं करूंगी। और मैं कहता था कि आपकी जिंदगी रह कितनी सी गई है और अब आपके पास है ही क्या। वह कहती थी कि हवेली तो मेरी है, मैं तेरे नाम करके नहीं जाऊंगी। और मैं हंसता था कि फिर और किसके नाम करके जाएंगी यह हवेली। न सिर्फ यह हवेली बहुत पुरानी थी बल्कि इसमें अब तक पुराने जमाने का सामान भी पड़ा था। एक बार तो एक टूरिस्ट भी यहाँ आ गया था और कहता था कि मुझे अंदर से अपनी हवेली दिखा दो तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। और हमने उस दिन उससे डॉलर कमा लिए थे, वह भी सिर्फ अपना घर दिखाकर। लड़की वाले भी गरीब थे, किसी तरह से उन्होंने दहेज का इंतजाम किया था, इसलिए इस बारे में कुछ बोल नहीं पाए कि आप लोगों का घर तो बहुत पुराना है। सोनाली अच्छी लड़की थी, वह मेरी जिंदगी में आ गई। पर हमारी शादी की रात हम दोनों ही बहुत थके हुए थे और वह मुझसे बातें करते हुए ही सो गई। मुझे उसकी यह हरकत भी अच्छी लगी और मैंने कहा कि सारी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए, बेचारी थक गई होगी। सुबह वह अपने घर वालों के पास गई, यह भी हमारी रस्म थी। उसके बाद शाम को वापस आ गई तो शाम में ही मेरी माँ ने मेरी पत्नी को कहा कि तुम्हारी शादी ब्याह के फंक्शन में बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरी टांगों में बहुत दर्द है, रात को मेरे कमरे में आ जाना और आके मेरे पांव दबा देना। सोनाली को इस बात से कोई दिक्कत नहीं था। उसने कहा कि जी मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। लेकिन मैंने कहा कि आज की रात तो हमारी रात थी, अब तुम वहां जा रही हो। तो उसने कहा कि वह भी तो आप ही की मम्मी है, मेरी तो नहीं है, और अभी शुरू शुरू के दिन हैं,
अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो उनके दिल में मेरे लिए जहर पनपने लगेगा। आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, आधे घंटे तक तुम्हारी दूरी बर्दाश्त कर लूंगा। और दिल में भी यही सोचा था कि अच्छी बात है, मेरी पत्नी अगर मेरी माँ की सेवा करती है तो मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा और परेशानी मुझे ही होगी। पर यह क्या कि मेरी पत्नी कमरे में गई और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि 2 से 3 घंटे गुजर गए। मैं अपनी माँ के कमरे की तरफ गया। यह हवेली थी तो कमरे काफी दूर दूर बने हुए थे। मेरा कमरा एक कोने में था तो उनका दूसरे कोने में था। मैंने देखा कि अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि वह दोनों सो गई थीं, इसलिए मैंने उनको जगाना जरूरी नहीं समझा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जगाऊंगा तो अजीब सा लगेगा। मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। सुबह मेरी पत्नी जब कमरे से बाहर निकली तो उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि तुम रात को वापस क्यों नहीं आई, मेरी माँ ने कहा कि इसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी तो यह मेरे कमरे में ही सो गई। मैंने कहा कि अगर तबीयत ज्यादा खराब थी तो मुझे बता देते, तो कहने लगी कि नहीं, इतनी भी खराब नहीं थी, और फिर मैं भी तो उसकी कुछ लगती हूँ। मैंने उसकी नजर उतारी तो वह ठीक हो गई और बस उधर ही सो गई। मेरी पत्नी के चेहरे से लग रहा था कि जैसे बात कुछ और है। मैं सवाल उससे करता था, जवाब मेरी माँ देती थी। बाद में मैंने उससे पूछा भी तो उसकी जगह मेरी माँ जवाब देती थी। उसने कहा कि जैसा मम्मी जी कह रही हैं वैसा ही है, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। यह दिन भी इसी तरह गुजर गया। फिर 1-2 दिन ऐसे थे कि जिसमें मैं अपनी बीवी के साथ समय गुजारना चाहता था, लेकिन मुझे भी समय नहीं मिल रहा था क्योंकि कर्जदार पहले ही मेरे सर पर थे। अगर मैं समय जाया करता तो फिर मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता। काम तो मुझे करना ही था। मेरी पत्नी और माँ अभी तक एक दूसरे के साथ ठीक जा रही थी। कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस कुछ नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि घर का माहौल ऐसा ही रहे। लेकिन रात हुई तो फिर मेरी माँ ने कहा कि सोनाली आकर जरा मेरे पांव दबा दे। मैंने कहा कि जल्दी वापस आना, आज तो आ ही जाना। उसने कहा कि आज तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर आज भी वह वापस नहीं आई। मुझे गुस्सा आया और मैं अपनी माँ के कमरे की तरफ ही चल दिया। मैंने कहा कि मेरी माँ ने भी तो अपनी जिंदगी गुजारी है बाबूजी के साथ। उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है। उनको यह नहीं पता कि 2 लोगों की शादी हो जाती है तो एक दूसरे के साथ समय भी बिताना होता है। कहाँ गई वह माँ जो बहू को पकड़कर खुद बेटे के कमरे में छोड़कर आती है कि बहू तुम मेरे बेटे को खुश रखना। यहाँ पर मेरी माँ मेरी पत्नी को अपने कमरे में बुला लेती है और उससे सेवा करवाना शुरू कर देती। मैंने अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। थोड़ी देर के बाद मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मेरी माँ ने कहा कि सो गई है तेरी पत्नी, तू भी जाकर सो जा बेशर्म कहीं का। मैं यह सुनकर हैरान रह गया कि इसमें मेरी क्या गलती थी। मेरी पत्नी है, अगर मैं उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए आया तो क्या गलती कर दी मैंने। अगर किसी दिन मेरी पत्नी मेरी माँ के कमरे में नहीं भी जाती तो उसे दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती। उसकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था। एक दिन तो मैंने देखा कि उसके हाथों में भी दर्द था। मैंने कहा कि तुम क्या अपने घर से बीमारी लेके आई थी? तो कहने लगी कि क्या मतलब है आपका, आपको मैं बीमार लगती हूं? मैंने कहा कि बीमार नहीं लगती तो और क्या लगती हो। जब भी मैं तुमसे कोई प्यार की बात करने की कोशिश करता हूं तो तुम कहती हो मेरी तबीयत खराब है, मेरी कमर में दर्द है। पूरा दिन क्या करती रहती हो? हमारे घर में न तो कोई बच्चे हैं न ही ज्यादा लोग हैं। घर को एक बार साफ करो तो 4-5 दिन साफ रहता है। 3 लोगों का खाना पकाना कौन सा मुश्किल है। अगर तुम कहती हो तो खाना भी मैं बाहर से ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें भगवान का वास्ता है कि मेरे पास आ जाए करो। अब क्या मुझे अपनी ही पत्नी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे? मेरी पत्नी इस बात पर बड़ी परेशान लग रही थी। मुझे उसकी आंखों में अजीब सा दुख और परेशानी नजर आ रही थी, जैसे वह खुद बहुत मजबूर है। मैंने कहा कि क्या बात है? तो कहने लगी कि कुछ नहीं। मैंने अपनी पत्नी के सामने अर्जी लिखकर डाली थी, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन मैंने उसे कहा कि माँ तुम्हें बुलाती रहे, तुम कह दो कि मेरी तबीयत खराब है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। मैंने कहा, हे भगवान, पहली बहू हो जो अपनी सासों माँ के लिए इतना परेशान हो रही है। लड़कियां तो शादी के पहले महीने में ही अपना असली रंग दिखा देती है, तुम भी बुरी बहू बन जाओ। तो उसने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे इस घर में आपकी माँ के साथ ही रहना है। आप तो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, पूरा दिन तो मुझे उनके साथ रहना होता है। अगर मैं उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं रहूंगी तो मेरे लिए मुश्किल होगी। बस मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ।
जब मैं अपनी पत्नी का इंतजार में रातों को जाग रहा था तो मुझे कहीं से पत्थर तोड़ने की आवाज आती थी। एक दिन मैंने बाहर निकला तो पड़ोस वाले घर बना रहे थे। मैंने कहा कि मेरे लिए यही रह गया है कि बस मैं रात को पत्थर तोड़ने की आवाज ही सुनता रहूं और अपनी पत्नी का इंतजार करता रहूं। मुझे रोज पत्थरों की आवाज आती थी। अब तो मैंने सोचा था कि मैं उन लोगों से कहूंगा कि आप लोग रात के समय काम क्यों करते हो, दिहाड़ी पर काम क्यों नहीं करते। अजीब लोग थे। आजकल के घर बनाने की इतनी जल्दी थी कि दिन को भी काम करते और रात को भी मजदूरों से काम करवाते। इतनी भी किसी को जल्दी होती है क्या? सोचा तो मैं भी यही था कि मेरा बिजनेस चल जाएगा तो मैं इस हवेली को तोड़कर यहाँ पर अच्छा सा घर बनवाऊंगा। अब तो हमारी पूरी गली में ही नए नए घर बन गए थे। बीच में हमारा घर ही अजीब सा और खौफनाक सा लगता था। ऐसा लगता था कि भूत बंगला है। अब मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपनी माँ से बात करता हूँ। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि मम्मी, ये सोनाली को रात को क्यों अपने कमरे में बुला लेती हो? मेरी माँ तो पहली बात पर ही ऐसे गुस्से हो गई कि जैसे मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ। कहने लगी कि बूढ़ी औरत हूँ, मेरी टांगे जवाब दे रही है तो तेरा इस दुनिया में था नहीं। लोगों के घरों में काम कर कर के मैंने तुझे पाला, जमीन खरीदी, जेवर बनाया, वह सब भी तूने लूटा दिया। अब अगर मैं तेरी बीवी से अपने पैर दबवा लेती हूँ तो इसमें भी तुझे आपत्ति है। इतना दर्द होता है मुझे कि नींद नहीं आती। पैर दबाती है तो नींद आ जाती है, फिर उसको नींद आ जाती तो वह भी वहीं पर सो जाती है। जा जाकर अपनी पत्नी से बात कर, मेरा दिमाग न खराब कर। मैं तो शादी करके फंस गया था, न इधर का रहा न उधर का रहा। दोनों औरतों के बीच में मेरा सैंडविच बन गया था। मैंने अब भगवान की ओर देखा और कहा कि तू ही मेरी मदद कर। शाम हुई तो मेरी पत्नी को चक्कर आ गए और वह बेहोश हो गई। मेरी माँ कहने लगी कि लगता है कोई खुशखबरी है, और मैं दिल में सोचने लगा कि खुशखबरी क्या हवा में आएगी, कोई खुशखबरी नहीं है। वैसे ही तबीयत खराब हो गई होगी। मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ कह रही थी कि डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी। उसने मेरी पत्नी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे लाल मिर्च भी सूंघाई, पुदीने के पत्ते भी सूंघाई, लेकिन वह उठ ही नहीं रही थी। ज्यादा ही बीमार हो गई थी शायद। अब मैंने कहा कि फिर इसको कुछ हो गया तो मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। हमारे मोहल्ले में करीब एक लेडी डॉक्टर बैठती थी। वहां जाकर मेरी पत्नी को होश आ गया तो मैंने कहा कि चेकअप करवा लेते हैं। अब आए हैं तो पता चले कि यह सब हुआ क्यों था। पर वह कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और जब वह बाहर आई तो डॉक्टर ने मुझे अजीब सी नजर से देखा। कहने लगी कि आजकल के मर्दों का तो कोई हल नहीं है। मैंने कहा कि क्यों डॉक्टर, क्या हुआ? तो कहने लगी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। अरे अपनी शक्ल तो तुम्हारी ऐसी है, पत्नी तुम्हें भगवान ने सुंदर दे दी, इसका मतलब यह है कि जान ले लोगे लड़की की। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि लेकिन मैंने किया क्या है? तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो तुम दोनों पति पत्नी का आपसी मामला है। तुम लोगों को पता है कि क्या किया है, लेकिन पुरुष के जिस्म की भी एक हद होती है। जरा से ज्यादा मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता है, और तुमने इससे कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम करवाया है कि इस बेचारी को चक्कर आ गए, इसका बीपी लो हो गया और ये बेहोश हो गई। और जिस तरह से ये होश में नहीं आ रही थी, अगर इसी तरह कुछ वक्त ज्यादा गुजर जाता तो फिर और बहुत बड़ा मसला बन जाता। अपनी पत्नी को कुछ दिन आराम भी करने दिया करो, उसके पीछे न पड़े रहा करो। यह मोहल्ले में बैठने वाली लेडी डॉक्टर थी। मोहल्ले की औरतों को बर्दाश्त करती थी। इसकी जबान कड़वी थी, लेकिन यह जिस किस्म की बातें कर रही थी, मैं समझ गया था कि उसका इशारा किस तरफ है। वह कहना चाहती थी कि आप अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया करें, उसे थोड़ा आराम करने दिया करें। पर उसे कौन बताता कि यहाँ पर तो आराम ही आराम चल रहा है। पर यह सोचकर मैं हैरान हुआ कि अगर ऐसी बात है तो फिर डॉक्टर ने यह सब क्यों कहा कि मेरी पत्नी को आराम करने की जरूरत है और उसके साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जबकि वह तो अभी तक ठीक से मेरी हुई भी नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी। अगर मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचता तो वह अच्छी लड़की थी, खूबसूरत थी, मेरे साथ अच्छे तरीके से बात करती थी। मैं आता था तो मुझे खाना खिलाती थी और शाम तक हम लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल हो जाते थे। लेकिन जैसे ही रात होती तो मेरी माँ उसे अपने कमरे में बुला लेती थी। और आजकल मैं देख रहा था कि मेरी पत्नी के चेहरे पर अजीब सा डर था। वह हमेशा डरी डरी रहती थी। एक दिन मुझे कहने लगी, आपको मुझसे कितना प्यार है? तो मैंने कहा, बहुत ज्यादा। तो उसने कहा, फिर भी कितना बताइए ना। मैंने कहा, क्यों पूछ रही हो? तो कहती है कि आप कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। मैं उसे क्यों छोड़ता? वह पता नहीं इस तरह का सवाल क्यों कर रही थी। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह हमेशा डरी रहती थी, मेरी माँ से भी डरती थी। एक दिन फोन पर किसी से बात कर रही थी
और मैं जानता था कि अपनी माँ से बात नहीं कर रही थी, शायद अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। कह रही थी कि मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे यह समझ नहीं आती कि मेरा इस घर में वक्त कैसे गुजरेगा। यह तो मेरा पति अच्छा है, नहीं तो अभी तक हमारा रिश्ता भी दांव पर लग जाता। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि हमारा रिश्ता दांव पर कैसे लग सकता था। वह ऐसी बातें क्यों कर रही थी? जैसे ही मैं कमरे में आया, उसने फौरन फोन बंद कर दिया। मैंने कहा कि क्या बात है, किससे बात कर रही थी? फोन क्यों बंद कर दिया? बात कर लेती। तो कहने लगी कि मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। मेरी पत्नी मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बात तो वह अपने दोस्त से ही कर रही थी, बार बार उसका नाम भी ले रही थी, तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी माँ की हरकतें भी आजकल कुछ अजीब सी थीं। वो इस घर को बेचने की बात कर रही थी। मैंने उनको किसी से बात करते हुए सुना। कहने लगी कि बस कुछ दिन की बात है, 2 महीने बाद मैं यह घर बेच दूंगी। और मुझे यह नहीं बताया कि घर क्यों बेच रही है, किसको बेच रही है। वह तो कहती थी कि इसी घर से मेरी अर्थी उठेगी। अब अचानक से यह घर बेचने की बात कहाँ से आ गई और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने अपनी माँ का बहुत नुकसान करवाया था, यह सच है। उसके बाद से उनको मुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन घर की बात तो मुझे बतानी चाहिए थी ना, पर उन्होंने मुझे नहीं बताई। मेरी पत्नी जब भी मेरी माँ के कमरे में रात को जाती थी, उसकी हालत खराब होती थी। अब तो मैं उसे देखकर हैरान होने लगा कि जब वह आई थी तो कितनी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन अब उसके गाल पिचक गए थे, उसका वजन कम हो गया था, उसके हाथ सख्त हो गए थे और बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। इतनी ज्यादा दवाइयां खा ली थी कि पर उसकी हालत सही नहीं होती थी और ठीक भी नहीं होती थी। उसकी टांगों में दर्द होता तो कभी कमर में। मैं जब भी अपनी माँ के कमरे में जाने की कोशिश करता, वह मुझे अंदर नहीं आने देती। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी उनके कमरे में ही थी, लेकिन शायद वह दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गई थी। मैं भी खुश हो गया कि दरवाजा खुला हुआ है, पर मैं जैसे अंदर आने लगा, उन्होंने दरवाजे को हाथ से बंद करने की कोशिश की और इधर से मैंने धक्का लगाया तो उन्होंने अंदर से धक्का लगाया और दरवाजे को पकड़कर मेरे मुंह पर मारा। मतलब उनको बस यही फिक्र थी कि ठीक है, मैं कमरे के अंदर ना आ जाऊं। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि दरवाजा मेरे मुंह पर लग गया है। मैंने कहा कि यह क्या मम्मी, दरवाजा खोलो। वह मुझे कहने लगी कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं है तो चला जा यहाँ से। मैंने कहा कि मेरी पत्नी अंदर है, बाहर भेजो तो मैं चला जाऊंगा, वरना मुझे कोई शौक नहीं आपके कमरे में आने का। मेरे मुंह पर चोट लगी थी तो मुझे भी गुस्सा आ गया था, पर मेरी माँ ने कहा कि तेरी बीवी बाहर नहीं आएगी, तू जाकर सो जा अब। उन्होंने रोज का यही धंधा बना ली थी। वह मेरी पत्नी को कमरे के अंदर बंद करके ही बैठ जाती थी। मैंने अपनी पत्नी से बार बार पूछा कि क्या बात है, मुझे बता दो। वह बहुत डरी हुई रहती थी, लेकिन वह मुझे बात नहीं बता रही थी। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही थी, दूसरी तरफ मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही थी, क्योंकि जब मैंने पूछा कि क्या आप यह हवेली बेचना चाहती हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुझे किसने कहा, मैं तो नहीं बेचना चाहती। जबकि मैंने अपने कानों से सुना था कि वो सहेली को बेचने की बातें कर रही थी। इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे पागल बनाया हुआ था। अब मुझे कुछ और ही सोचना था। जो कुछ भी हो रहा था वह इस कमरे के अंदर हो रहा था और जिसमें मुझे जाने भी नहीं देते थे। तो मुझे ही किसी तरह वहां जाना था और पता करना था कि उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, और यह मैं तभी कर सकता था जब मैं खुद उस कमरे के अंदर जा सकता था और मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती थी। तो मेरे दिमाग में एक खुराफाती प्लान आ गया। एक दिन मैंने सुबह ही अपनी पत्नी और माँ से कहना शुरू कर दिया कि आज मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरी माँ को हमेशा ही मुझ पर गुस्सा आता रहता था। इस बार भी कहने लगी कि फिर किसी के पैसे लेकर जा रहा है। मैंने कहा कि माँ, काम से जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। उसने कहा कि हाँ जा, चला जा। मैंने कहा कि आज मेरी पत्नी को अपने कमरे में मत बुलाना, बेचारी थक गई है, उसे आराम करने देना। उसने कहा कि हाँ ठीक है, नहीं बुलाऊंगी तेरी लाडो पत्नी को, तूने तो उसे लाड करके बिगाड़ दिया है। लेकिन याद रखना कि जब औरत इतनी बिगड़ जाए तो फिर ठीक नहीं होती। जो मैं तेरी पत्नी के साथ कर रही थी न ठीक थी, न तेरी। अगर कोई मेरी पत्नी की हालत देखता तो वह फौरन ये बात कह सकता था कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ बुरा हो रहा है। सिर्फ पैर दबाने की वजह से किसी के साथ इतना बुरा नहीं हो सकता था। हमारी शादी को इतना वक्त नहीं हुआ था जितने किलो वजन उसका कम हो गया था। बात कुछ और ही थी जो मेरी माँ छुपा रही थी। मेरे प्लान में सिर्फ यह नहीं था कि मैं झूठ बोलता कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, रात वहां पर गुजारूंगा और खुद कमरे में छुप जाता, बल्कि मैंने अपनी मौसी को भी फोन कर दिया और कहा कि आप आज हमारे घर आ जाना, आपकी दावत है।
लेकिन यह बात मेरी माँ से न कहना कि मैंने आपको फोन किया था। तो वह कहने लगी कि इस तरह तो तेरी माँ मेरे गले पड़ जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि मौसी, मुझे बड़ा जरूरी काम है, आप मेरी मदद करो तो फिर मैं भी आपको कुछ न कुछ लेकर दूंगा। मेरी मौसी बड़ी लालची औरत थी। उसने कहा कि ठीक है, और वह घर आ गई। जैसे ही वह घर आई, मैं तो पहले से ही घर के अंदर छुपा हुआ था। मेरी पत्नी और माँ उसकी सेवा में लग गई, उसके लिए खाना बनाने में लग गई, और मैं जाकर अपनी माँ के कमरे में छुप गया। मैंने अपनी माँ के कमरे में पहले भी आ चुका था, लेकिन आखिरी दफा कब आया था मुझे याद नहीं था। और कहते हैं कि जब यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे तो यह उनकी खिदमतगाह थी, जहाँ वह अपनी रानियों के साथ रहते थे। इस घर की दीवारों के रंग कब से खराब हो चुके थे। एक बार हमने ठीक करवाए थे, पर फिर खराब हो गए। इसीलिए दीवारों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ जल्दी कमरे में आ जाएगी, लेकिन शायद वह कमरे से कोई चीज उठाने के लिए आई और मुझे फौरन से छुपना पड़ा। तो मैं एक पर्दे के पीछे छुप गया। मुझे पता था कि यह जगह छुपने के लिए अच्छी नहीं है। शायद मुझे इससे ज्यादा अच्छी जगह पर छुपना चाहिए था, लेकिन मैं और क्या करता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी इस कमरे में गुजारी थी। उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। बस मैं ऐसी जगह पर छुप गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरी माँ पहले ही मुझ पर विश्वास नहीं करती थी, इसके बाद थी वह मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और शायद मुझे घर से भी निकाल देती। मैं यहीं पर छुपा रहा। जैसे ही शाम हुई, मेरी माँ कमरे में आई और फोन पर किसी से बात करने लगी। कहने लगी कि मुझे 9 लखा हार चाहिए, हाँ, वह भी अपनी बहू के लिए। उसका नाम भी लिखा हो, उसके पीछे शगुन के सिक्के भी चाहिए। मैं हैरान रह गया कि मेरी माँ मेरी पत्नी के लिए 9 लखा हार बनवा रही है। उसे हार का नाम 9 लखा था, लेकिन वह 9 लाख में नहीं बनता था, इससे भी ज्यादा महंगा था। मेरी माँ तो मेरी पत्नी को अच्छा नहीं समझती थी, फिर उसके लिए इतना बड़ा महंगा सोने का हार क्यों बनवा रही थी और ऑन ऑर्डर दे रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसने किसी और से भी फोन पर बात करनी शुरू कर दी। कहने लगी कि बड़ा वाला फ्रिज चाहिए, वही फ्रिज जिसके 2 दरवाजे होते हैं, यानी कि डबल डोर फ्रिज की बात करी थी। डबल डोर फ्रिज कौन सा सस्ता था, बहुत ज्यादा महंगा था। मेरी माँ क्यों इतनी महंगी चीजों के ऑन ऑर्डर दे रही थी, जबकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। कहीं इस घर को बेचकर सामान तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन घर को बेचकर सामान लेती तो फिर सामान कहाँ रखती। मेरी माँ मुझे इतनी बेवकूफ नहीं लगती थी। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी भी कमरे में आ गई। उसने कहा कि वैसे तो यह काम रात को करते हैं, लेकिन अब तेरा पति तो घर पर है नहीं, तो अब क्या रात क्या शाम चल शुरू करते हैं। वैसे भी आज आखिरी दिन है। तूने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। मैंने अभी तेरे इनाम का ऑन ऑर्डर भी दे दिया है। पता नहीं किस बारे में बात करी थी। मेरी पत्नी ने कौन सी मेहनत की थी जिसका इनाम मेरी माँ उसको दे रही थी। वह कहने लगी कि माँ जी, मेहनत तो मैंने वाकई बहुत की है और इनाम भी आप मुझे दे रही हैं, लेकिन मेरी हालत तो देखें, कैसी हालत हो गई है मेरी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह काम बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। मेरी माँ ने कहा कि हाँ मुश्किल है, लेकिन फल भी तो इतना बड़ा मिल रहा है, और इसके बाद हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। बड़े से बंगले में रहेंगे, नौकर चकर होंगे, गाड़ियां होंगी, तेरे पास सोने के गहने होंगे, तू जो कहेगी मैं लाकर दूंगी। तेरी आंखों में इतना दुहक क्यों है? मुझे पता है तेरा बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन यह भी तो सोच कि मैं बूढ़ी औरत हूं, मुझसे यह काम नहीं होना था। तू मेहनत ना करती तो यह सब कुछ कैसे होता। मेरी पत्नी ने कहा कि आप अपने बेटे से भी तो यह काम करवा सकती थी ना। तो मेरी माँ और कहने लगी कि नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसकी जुबान बहुत ढीली है, वह तो इस बात को राज नहीं रख पाता और सब कुछ बर्बाद हो जाता। लेकिन आज हम लोगों की मेहनत का आखिरी दिन है, बस जल्दी जल्दी आ जा। पता नहीं ये कौन सी बातें हो रही थीं और मेरी माँ को किस बात की जल्दी थी जो मेरी पत्नी को बुला रही थी। जब मेरी पत्नी ने हाथ में एक फावड़ा उठा लिया तो मैं हैरान रह गया कि इस कमरे में फावड़े का क्या काम है। उसके बाद इस कमरे में जो हुआ वह देखकर तो मेरी आंखें फटी फटी रह गईं। मेरी माँ ने दीवार से वह बड़ा सा पर्दा हटाया तो सामने तो एक सुरंग थी, और ऐसा लगता था कि यह सुरंग किसी ने खुद खोदी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर कुछ और भी था। मेरी तो सांस रुकने लगी थी। इस दीवार के नीचे एक सुरंग जा रही थी और उसके अंदर एक बहुत बड़ा संदूक नजर आ रहा था जो पत्थर के अंदर फंसा हुआ था, जिसको निकालना बहुत मेहनत का काम था। मेरी शादी को आज 3 महीने हो गए थे और 3 महीने से मेरी पत्नी यही मेहनत का काम कर रही थी और मेरी माँ उससे यह सब कुछ करवा रही थी। यह हवेली बहुत पुरानी थी और शायद मेरी माँ को पता था कि इस हवेली में सोने के गहनों से भरा एक संदूक है। जब हम यहाँ आए थे तो हमने भी यह कहानी सुनी थी, लेकिन इस कहानी को नजरअंदाज कर दिया था
कि ऐसी कहानियां तो ऐसे घरों के बारे में बनती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ वाकई संदूक तक पहुंच जाएगी और उसने इस संदूक को निकालने का काम मेरी पत्नी से करवाया था। तभी तो मेहनत मजदूरी कर करके उसकी यह हालत हो गई थी। अब मैं सामने आ गया तो वह दोनों हैरान रह गईं। मैंने कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने कहा, पता चल गया तो अपनी जुबान बंद रखना क्यों कि हमसे संदूक तक पहुंच गए हैं और इसके अंदर बहुत सारे गहने हैं। अगर तूने यह बात किसी को बताई तो बहुत बुरा होगा, हमारे घर पर हमला भी हो सकता है। मैंने अपनी पत्नी के हाथ से फावड़ा ले लिया और कहा, मैं निकालता हूं संदूक को। आपको यह बात मुझे बतानी चाहिए थी, मेरी पत्नी से मेहनत क्यों करवाई? तो मेरी माँ ने कहा, अगर तुझे बताती तो तू यह बात किसी और को बता देता। इसीलिए तेरी पत्नी से मेहनत करवाई, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, इतना भी आपको भरोसा नहीं था मुझ पर? माँ, क्या बात करती हो? वह कहने लगी कि मुझे अब भी तुझ पर भरोसा नहीं, तो चला जा यहां से, तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इसमें हिस्सा है। मैं जिद करने लगा तो मेरी माँ भी मजबूर हो गई और मेरी मदद लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने फवड़ा मारा। वाक्य यह काम बहुत मेहनत का था। अब समझ आया कि मेरी पत्नी का इतना वजन इतनी जल्दी क्यों कम हुआ था। उस संदूक को बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन अब यह नहीं पता था कि इसके अंदर वाकई सोना था या नहीं। पर वह संदूक बहुत ज्यादा भारी था। हम तीनों को उसे उठाना पड़ा और जब संदूक को खोला तो हैरान रह गए। उसमें तांबे और लोहे के बर्तन थे और उन बर्तनों के अंदर पुराने जमाने के कुछ गहने और थोड़े से सोने के सिक्के थे। इतने पैसे नहीं बनते थे इन चीजों के जितने मेरी मां ने समझ रखे थे कि वह यह घर भी बेच रही थी और लाखों के गहने बनवा रही थी। मेरी पत्नी ने तो रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, मेरी इतनी सारी मेहनत बेकार हो गई। यह तो इतने ज्यादा नहीं है, इन बर्तनों का क्या? मैंने कहा, यह बर्तन भी बिक जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को तसल्ली देने लगा और मेरी मां ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसने सोचा था कि यह संदूक सोने से भरा होगा और हमारी सारी जिंदगी हमें पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने इस संदूक के सारे गहने और सोने को निकाला तो वह लाखों रुपये बने, करोड़ों नहीं। और लाखों भी इतने ज्यादा नहीं थे। बस हम लोगों ने फिर यह हवेली भी बेच दी और थोड़े पैसे साथ मिलाकर एक छोटा सा घर ही खरीद पाए। उसके बाद भी हम बिजनेस नहीं बना सके। मेरी पत्नी के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। उसने कहा कि मैंने भी लालच किया था, इसलिए मुझे लालच की सजा मिली है। आप लोग बताएं कि सजा किसको मिली और सबसे ज्यादा बुरा किसके साथ हुआ? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।